नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस 2 दिन की यात्रा के बाद न सिर्फ एशिया बल्कि पूरा विश्व बारीकी से पोस्टमार्टम करेगा। एशिया और दुनिया से पहले ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के एक अंश का ट्विटर पर पोस्टमार्टम होने लगा। ट्विटर की दुनिया की हैशटैग सेना के कई रूप होते हैं। कई बार इसकी लगाम एक बनी बनाई सेना के पास होती है, पार्टी के पास होती है, तो कई बार ट्विटर पर मौजूद जनता का एक हिस्सा हैशटैग सेना में बदल जाता है और तारीफ या आलोचना में अपने जुमले को ट्रेंड करा देता है। ट्विटर की भाषा में इसे ट्रोल कहते हैं, हमेशा नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे भाषण में किसी एक जगह कह दिया कि मुझे खुशी है इस बात की कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही हैं कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मैं शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं जो हिम्मत के साथ यह कह रही हैं कि टेररिज्म के साथ मेरा जीरो टॉलरेंस है। बस ट्विटर पर हैशटैग सेना बन गई और डिस्पाइट बीइंग अ वुमन नाम से हैशटैग चलने लगा। प्रधानमंत्री की आलोचना होने लगी, मजाक उड़ाया जाने लगा। इसके कुछ नमूने आपके सामने पेश करता हूं। एक मोहतरमा ने लिखा कि सुबह उठने और नाश्ता करने में वे सफल रही हैं डिस्पाइट बीइंग अ वुमन। औरत होने के बावजूद मैं इस देश में जिंदा हूं और सांस ले रही हूं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, डिस्पाइट बीइंग अ वुमन। प्रधानमंत्री क्या ये कहना चाहते हैं कि हम औरतें आतंकवाद को बर्दाश्त करती रहती हैं? हैशटैग डिस्पाइट बीइंग अ वुमन। प्रधानमंत्री ने कई जगह पर बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि पंछी, पवन, पानी को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके भीतर का कवि इस आधार पर कूटनीति के फॉर्मूले बदलने लगा तो फिर पाकिस्तान और चीन घर बैठे बैठे उत्साहित हो जाएंगे। यहां आपको समझना चाहिए कि उन्होंने कितनी चतुराई से तीस्ता पर उनके बयान का इंतजार कर रहे बांग्लादेश को सकारात्मक संदेश दे दिया और किनारा भी कर लिया खुद को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है। बांग्लादेश की मान्यता के लिए जनसंघ ने जब सत्याग्रह चलाया तब उसमें भाग लेने का मौका मिला। यह नरेंद्र मोदी की पहली राजनीतिक गतिविधि थी। मोदी ने बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक मानकों पर प्रगति की खूब तारीफ की। कहा कि बांग्लादेश की जीडीपी 6% की दर से आगे बढ़ रही है, यह भारत के लिए भी खुशी की बात है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका का जिक्र किया तो बांग्लादेश का मान भी बढ़ाया। ढाका से उन्होंने इस्लामाबाद पर निशाना साधा। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमने जिन 90,000 लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया, ऐसे 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के पास थे। लेकिन हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान की सेना का चरित्र देखिए। हमने बांग्लादेश की धरती का उपयोग पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया, हमने 90,000 सैनिक लौटा दिए। इसके बाद भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए रास्ते खुल जाने चाहिए थे। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता को काफी आक्रामक तरीके से उठाते हैं। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी की फौज किसके लिए लड़ी और मरी? बांग्लादेश के भी बच्चे थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बलिदान दिए। आज भी ये उनका ही कथन है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है। उसके बावजूद भी सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ता है। दूसरे देश की जमीन पर क्या यह कहा जा सकता है कि भारत तरस रहा है? प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि गरीब देश होने के कारण नोबेल प्राइज नहीं मिलता। अभी तक भारत या भारतीय मूल के 11 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ही मिल गया था। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक के मॉडल के कारण 2006 में नोबेल प्राइज मिला था और इसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दोनों ही गरीब माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी मन करता है कि नवाखली जाऊं जहां महात्मा गांधी क्या म्यूजियम बना हुआ है, बापू का आश्रम है, कभी नवाखली चला जाऊं। हिंदू मुस्लिम दंगे में जल रहे नवाखली में गांधी का जाना और वहां शांति कायम करना गांधी के प्रयोगों का शानदार लम्हा है। इतिहास अगर पढ़ेंगे तो नोआखली में ही अहिंसा का उनका सिद्धांत अपने चरम पर पहुंचता है। मोदी वहां जाने की इच्छा जाहिर कर किसी को तो संदेश दे ही रहे होंगे, मगर यह किसी को नजर नहीं आया। हर लिहाज से बांग्लादेश का दौरा कामयाब है। भूमि सीमा समझौता ऐतिहासिक तो है ही। अब बांग्लादेश और भारत के बीच मालवाहक जहाजों को 40 दिन का सफर नहीं करना होगा। 7 दिनों में ही भारत का जहाज चिटगांग और मंगला एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, जिसे चीन ने विकसित किया है। बांग्लादेश काफी खुश है कि भारत को पड़ोसी के रूप में चीन और पाकिस्तान के अलावा हम भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के अखबारों में प्रधानमंत्री की खूब तारीफ हो रही है। भारत में कुछ लोगों ने कहा है कि भूमि सीमा विवाद की तुलना बर्लिन दीवार से कर उन्होंने अपने कमजोर इतिहास बोध का परिचय दिया है। इस संबंध में उनका एग्जैक्ट बयान इस प्रकार है। मैंने आज यहाँ एक अखबार में यहाँ कहा कि किसी एक राइटर ने लिखा था,
मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन एक हेडलाइन पढ़ी। उन्होंने बांग्लादेश और भारत के जमीन के समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना से तुलना की है। मैं कहता हूं उन्होंने बड़ी सोच के साथ रखा है ये बात। यही घटना दुनिया के किसी और भूभाग में होती तो विश्व में बड़ी चर्चा हो जाती। पता नहीं नोबेल प्राइज देने के रास्ते खोले जाते। हमें कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हमें 11 भारतीयों को मिल चुका है नोबेल प्राइज। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कि हमने छोड़ दिए, हमने फैसला कर दिया, भारत को शर्मसार किया है। प्रधानमंत्री जब वाजपेयी जी के लिए अवार्ड ग्रहण कर रहे थे तब भी उन्हें लज्जा नहीं आई। ये आनंद शर्मा के शब्द हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी, मैं उनका स्मरण करूं। आनंद शर्मा ने कहा कि लैंड बाउंड्री एक्ट 2011 में यूपीए लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी ने विरोध किया। इस बार भी यह समझौता नहीं होता अगर कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया होता। व्हाट्सएप पर सुषमा स्वराज का दोनों वीडियो चल रहा है, जिसमें 1 साल पहले वो विरोध कर रही हैं कि ये भारत की अस्मिता के साथ समझौता है, नहीं होने देंगी। 1 साल बाद वो समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए थे तो इस समझौते के लिए अपने साथ पूर्वोत्तर के 4 मुख्यमंत्री को लेकर गए थे। इस बार उनका तिरस्कार किया गया। सितंबर 2011 में मनमोहन सिंह पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ गए थे, इस बार सिर्फ ममता बनर्जी गईं। 2011 में मनमोहन सिंह के दौरे पर इंदिरा गांधी को बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान मिला, जिसे सोनिया गांधी ने ग्रहण किया। अब पता नहीं उन्होंने वाजपेयी का शुक्रिया अदा किया कि नहीं। इसके बाद आता है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान, जो 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिला और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया। 2012 में बांग्लादेश ने 52 भारतीयों को मुक्ति युद्ध सम्मान और मुक्ति युद्ध मैत्री सम्मान दिया था। बांग्ला में श होता, स नहीं। आनंद शर्मा कह सकते थे कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ही नाम ले सकते थे। वैसे कांग्रेस ने भाषण की आलोचना की है, दौरे में जो भारत ने हासिल किया है उसकी नहीं की है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। नीरजा चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संबित पात्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, खुशबू सुंदर हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और सुशांत सरीन हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। नीरजा जी, ये ऐतराज करने वाली बात है लेकिन हंगामा करने वाली बात है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महिला होकर आतंकवाद के प्रति हसीना जी का जीरो टॉलरेंस है। देखिए, जब आप पूरा बता रहे थे मैं सुन रही थी। हाँ, विजिट तो बहुत शानदार रही, उसमें 2 राय नहीं है। सफल रही, शानदार रही, बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी विजिट रही बांग्लादेश के साथ, जो हमारे लिए पड़ोसी होने के नाते बहुत महत्व रखता है। लेकिन अगर आप उस वाक्य, उस जुमले को ही लें जो कहा, और प्रधानमंत्री का हर एक जुमला बारीकी से देखा जाएगा, तो आप कह नहीं सकते इतना उन्होंने ये किया, ये आप इसको छोड़ दें, उसके बदले में उसको छोड़ नहीं सकते, उसको नहीं छोड़ सकते। खासकर इतने लोग ट्विटर पे, तो इतने लोग डिस्पाइट बीइंग हिस्टोरिक, डिस्पाइट बीइंग अ वुमन हैशटैग आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बीइंग अ वुमन नहीं छोड़ सकते, नहीं सही है, ठीक है। अगर आप मुझे कहें रवीश, नीरजा जी आज आपने बहुत अच्छा तर्क दिया। हाँ, महिला होने के बावजूद। हाँ, मुझे पता है कि शो के बाद कैसे डांट पड़ेगी। आज आर्टिकल लिखा ना, वो बहुत अच्छा पॉलिटिकल आर्टिकल था, महिला होने के बावजूद। हाँ, तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि महिलाओं की क्षमता ही नहीं हो सकती, आप अलग ही हैं। इस बार हो गया, पर स्लिप ऑफ टंग, ज़बान फिसल गया। एक कैपेबिलिटी एज अ रूल, एज विमेन, एज अ क्लास, आप सवालिया। उसी भाषण में प्रधानमंत्री इस पूरे मुल्क की तारीफ कर रहे हैं कि विपक्ष की नेता महिला, प्रधानमंत्री महिला, जिनसे मिले वो सब स्पीकर महिला, तो वो सही है। और हमारे देश में एक जमाना था, मैं पढ़ रही थी उसको, तो वो वहाँ वो भी कह सकते थे कि महिला होने के बावजूद 3 महिलाओं को यहाँ इतने बड़े पद दिए। हमारे देश में भी तो ऐसा था कि 2011 में मायावती, जयललिता, ममता, ये चीफ मिनिस्टर बड़े प्रदेशों की, और सुषमा स्वराज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सोनिया गांधी लीडर ऑफ द मेजर पार्टी, रूलिंग पार्टी। इस तरह से तो प्रधानमंत्री उस समय महिला नहीं थी, तो हमारे देश में भी उतनी ही प्रगति है। उन्होंने प्रशंसा की, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहाँ कई चीजों पे, सोशल इंडस्ट्रीज पे बांग्लादेश ने बहुत काम किया है, आगे प्रगति की है। लेकिन एक एटीट्यूड दर्शाया है, मतलब ये स्लिप जैसे होता है ना, उससे उसी से वो एटीट्यूड झलकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिला का रोल ये नहीं है, आप एक एक्सेप्शन है। वो
सामने आ जाती है बात। तो एक सोच दिखती है, वो आपत्तिजनक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो रवीश कुमार हो। हाँ, ये तो बात है। जबान फिसल गई तो वो कहीं दिमाग। हालांकि उन्होंने एक और बात कही थी कि पुत्र के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो कोई उसको भी लेकर कर सकता है। इससे यही है कि जो हुक्मरान है उनको थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है कि पालने में लड़कियों के भी पांव दिखते होंगे वैसे कि वो अच्छा करेंगे। अगर पांव से पता चल जाए कि वो अच्छा करेंगे तो। वैसे मुझे तो नहीं पता चला। संबित साहब दीजिए जवाब सर। जबान फिसल गई, इसे स्वीकार करेंगे आप, या प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से कह सकते थे? देखिए रवीश जी, ये डिबेट तो आधा घंटा पौना घंटा चलेगा। इसके एंड में मैं जीतूंगा या हारूंगा ये अलग बात है। मैं आपको हराना भी नहीं चाहता और आपको जीतने भी नहीं दूंगा। नहीं हार जीत से ऊपर उठ के बात करते संबित भाई, कर लो। हार जीत से ऊपर उठ के बात करते। हाँ, मैं कंप्लीट करूं। बहुत अलग सा विषय में रख रहा हूं, आप सुन लीजिए पूरा। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं हारूंगा या जीतूंगा ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। हाँ। मगर महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई और हम सब बैठ के प्रधानमंत्री के यात्रा पे आजकल डिस्कशन करते हैं। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री कहां जाते रहे, कोई एक डिस्कशन आज तक मुझे याद नहीं है किसी देश पे हमने किया हो। बारीकी से हिंदुस्तान प्रधानमंत्री को सुन रहा है। नहीं, 10 साल तक प्रधानमंत्री कहीं गए और उस पर चर्चा नहीं। नहीं, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। रवि जी, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं किसी का निरादर नहीं कर रहा हूं, मैं आदर के साथ कह रहा हूं। बहुत बड़ा विषय हो रहा है देश में। अब देखिए, प्रधानमंत्री जहां अब जिस देश में जा रहे हैं, बारीकी से उनके हर शब्द को सुना जा रहा है। कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, चाहने वाले तो सुन ही रहे हैं, नहीं चाहने वाले भी बाध्य होकर सुन रहे हैं। अच्छा। मुझे लगता है ये पहली बार हिंदुस्तान के सामरिक इतिहास में ऐसा हो रहा है। वरना मैं भी आज 40 वर्ष का हूं, मैंने भी किसी प्रधानमंत्री को इतना नहीं सुना था। 35 वर्ष की आयु में मैं नहीं सुनता था। और जहां तक आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब है, मैं देता हूं। सवाल का जवाब दे। राइट, मैं बता रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं जीतूंगा हारूंगा पता नहीं, मगर प्रधानमंत्री जीत गए। अब मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर देता हूं। आपने नहीं, मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा महिलाओं के विषय में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक जनरल परसेप्शन के बारे में बात की। आपने सही कहा, उन्होंने बांग्लादेश में पहला जो अपना वक्तव्य रखा उसमें कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि बांग्लादेश आज महिलाओं के हाथ में है, चाहे वो शेख हसीना जी हो, चाहे पार्टी की ऑपोजिशन के लीडर हो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में वो बोल रहे थे उस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर महोदया हो, सभी महिला हैं। और महिलाओं के मैनेजमेंट को देखिए कि बांग्लादेश आज आगे बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने जनरल परसेप्शन को ध्वस्त किया कि जनरल परसेप्शन होता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, वो नहीं मैनेज कर पाती हैं, मगर नहीं। आप देखिए किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही हैं शेख हसीना, किस प्रकार मेरा और शेख हसीना जी का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो डेवलपमेंट का है और वो मैच करता है। किस तरह हम पास हैं, हम साथ है। उन्होंने जनरल परसेप्शन को ध्वस्त किया कि प्लीज जो जनरल परसेप्शन है, और वो जनरल परसेप्शन उन्होंने पूरे वेस्ट के देश के साथ भी कंपेयर किया कि आज जो पश्चिम के देश, जो पूरब के देश को सिखाते हैं कि अरे महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, आज तक उनके देश में एक पीएम या राष्ट्रपति नहीं बन पाया जो महिला है, मगर हिंदुस्तान में साउथ ईस्ट के देशों में और ब्रिटेन में बना है। हमारे यहाँ ये हो पाया है। कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको डिसेक्शन करके। एक जनरल परसेप्शन को प्रधानमंत्री ने उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, और इस बात पे भी जोर देना एक हद से ज्यादा। नीरजा जी कह रही हैं कि वो ठीक है, तमाम उपलब्धियां हैं, मगर इस बात पे जोर देना चाहिए। पर संबित कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसलिए बात कही कि ऐसी धारणाएं हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एक महिला प्रधानमंत्री भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि संबित जी, जब भी एक डिबेट होता है, आपसे कोई जब सवाल पूछा जाता है, आप हर दुनिया भर की बात कर लेते हैं लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और आज फिर आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सब बातें आपने नहीं दिया। उन्होंने बात जहां तक इस नहीं पूरा तो जवाब नहीं दिया ना कि वो टंग स्लिप ऑफ द टंग था, नहीं जो आपने किया वही संबित ने भी किया। मैं यहाँ देख रहा हूँ सबको। हाँ ठीक है। मैं तो अभी बोलना शुरू किया है मैंने। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बांग्लादेश में कही थी, ये जो है एक अंदरूनी जो एक विद इन देमसेल्व्स एक थॉट प्रोसेस उनका होता है, एक सोच होती है कि महिला सिर्फ इतना कर सकती हैं। मैं कहूंगी कि अगर आज
कोई एक महिला किसी को पूछकर उठकर पूछ लें, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हमारे प्रधानमंत्री से पूछ लें कि अच्छा आप इतना सब कर चुके डिस्पाइट बीइंग अ मैन, तो वो किस ढंग से लेना पसंद करेंगे? स्लिप ऑफ द टंग, यार इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि हमें हर बात की एक छूट है, हम उस पर एक चर्चा कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो बात हम सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2009 में उन्होंने सोनिया गांधी जी को जर्सी काउ कहा था। 2012 में उन्होंने कहा था कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जब पैदा होती है तो एक पेड़ लगा लीजिए, ताकि जब वो बड़ी होगी तो आप 5 पेड़ बेच के उसकी शादी कर सकते हैं। अभी फिलहाल में अप्रैल में 2015 अप्रैल में उन्होंने एक भाषण देते हुए ये भी कहा था कि आप अचार बेचो और अचार बेच के कमाओ। गुजरात ना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीरियल ऑफेंडर जो हैं, अभी की बात कर रही है, 2015 में उन्होंने कहा था कि आप अचार बेचो, अचार एक बोतल में डाल के बेचो, कमा सकते हैं, और वही अचार अगर एक औरत बेचे तो ज्यादा कमा सकते हैं। तो इस बात पे भी चर्चा हुई थी, हम चर्चा कर चुके हैं। हालांकि हमेशा की तरह की एक बात जो है उसको बड़ी क्षमता के साथ उसको मतलब नीचे दबाया दिया जाता है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो तो सवालों का जवाब कभी देते नहीं है। तो ये सीरियल ऑफेंडर है। और अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में मोदी जी की सरकार में जो हम देख रहे हैं, संबित जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने बीच में बोला, संबित जी मैं जब आप बोल रहे थे, नहीं मैं संबित से कहूंगी कि संबित जब आप बात कर रहे थे, मैं गुस्सा कहीं नहीं रही हूँ, मैं संबित से कह रही हूँ जब वो बात कर रहे थे मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। बात करना चाहता हूँ, आपने पर्याप्त उदाहरण मैं बिल्कुल इस बयान के साल में उनकी सरकार ने क्या किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, एक जो इंसान की सोच है वो झलकती है इसमें। मैं तो पहले ही जवाब दे चुकी हूँ कि ये जो एक सोच है इंसान की, औरत के प्रति एक जो सोच है। आनंद शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उनकी आपत्ति जो भाषण में कहा है उसी बात को लेकर है, या कांग्रेस का कोई रिस्पॉन्स भी है इस बात पे, कोई प्रतिक्रिया है कि बांग्लादेश में जो हासिल किया गया उस पर कांग्रेस क्या सोचती है? 2011 में हम कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन किसका था? अभी आप ही ने इस डिबेट के शुरुआत में आपने कहा कि 1 साल पहले सुषमा स्वराज जी इसके बिल्कुल खिलाफ थी और आज उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको वेलकम कर रही हैं। तो ये यूटर्न किसका है? सुशांत, हम ये जानना चाहते हैं कि आनंद शर्मा ने एक बात नहीं, आप जब अलग दूर रहते हैं तो आप जब अपोजिशन में रहते हैं तो उसके खिलाफ रहते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही काम किया है। ये तो 2011 में हो जाता। समित भाई 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। ठीक है सुशांत, मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आनंद शर्मा जब ये बात कह रहे थे, उन्होंने लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अचानक नरेंद्र मोदी एक इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे थे, कि पूरे भाषण से ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी जी ही मुक्ति संग्राम को समर्थन दे रहे थे, या जनसंघ सत्याग्रह कर रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी एक युवक के तौर पर पहली बार राजनीतिक प्रशिक्षण हासिल कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी का जिक्र करना चाहिए था तो हिसाब बराबर हो जाता? मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले कांग्रेस जब वहां पर गई, मनमोहन सिंह, तो उन्होंने कभी अपने विपक्ष का, क्योंकि एक सहमति तो थी ही बांग्लादेश के निर्माण को लेकर इंदिरा गांधी के अलावा विपक्ष की भी, उसका कोई उन्होंने जिक्र किया है या नहीं किया? देखिए रवीश, ये मेरे ख्याल ये एक लिहाज से जो राजनीतिक उठापटक है ये उसी का एक हिस्सा है। अगर मोदी जी इस इंदिरा गांधी का नाम ले लेते तो क्या जो कांग्रेस वाले हैं वो डग हो जाते और उनकी सराहना करते? शायद तब भी वो कोई ना कोई आलोचना करते। मेरे ख्याल ये एक राजनीति का अपना एक पहलू है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरा श्रेय जाता है कि जब मोदी जी इस एग्रीमेंट को पास करवा रहे थे तो वही एग्रीमेंट जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्स्ट्रक्ट किया था उसको कांग्रेस ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। और मेरे ख्याल ये एक बहुत मैच्योरिटी दिखाई कांग्रेस पार्टी ने और उसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। अब उसके ऊपर फिर आप जब इस तरह की आलोचना और बाल की खाल, देखिए एक तो ये सोशल मीडिया के करके बाल की ख्याल निकालने में हम लोग से ज्यादा मेरे ख्याल बड़ा वर्ल्ड चैंपियन कोई नहीं है 2013 में। हाँ नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस तरह के बयान को एक कूटनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि अगर किसी देश में जाके बोलें कि भारत तरस रहा है स्थायी सदस्यता के लिए, या गरीब देश है इसलिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है यहाँ के देश के लोगों को? मिला तो है इतना सारा नोबेल प्राइज। नहीं देखिए मेरे ख्याल क्या इसकी समीक्षा नहीं की जाए? अपने भाषण में हाइपरबोल होता है जी,
देखिए कुछ हद तक तो ये एक हाइपरबोल होता है, उसमें कोई शक नहीं है, और शायद जो शब्दों का चुनाव है वो थोड़ा और बेहतर हो तो बेहतर रहेगा सभी के लिए। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर कमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, या तो हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जो हैं, जैसे मेरे ख्याल जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन खुशबू जी हैं। अब खुशबू जी ने कई साल पहले एक कमेंट किया था प्री मैरिटल सेक्स के ऊपर, और इतना बवाल मचा था, और मैं समझता हूं कि उनका एक डेमोक्रेटिक राइट था, और एज अ पब्लिक फिगर उन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद ये बेचारी छुपती फिरती थी, और इन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी मेरी नजर से, लेकिन उसके बाद इनको विड्रॉ करना पड़ा। इन्हीं की पार्टी जो शायद उतनी मिसोजिनिस्टिक नहीं है जितनी है मोदी जी को बता रही है, उनको भी विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन नहीं रवीश जी, एक चीज मैं अर्ज करूं, देखिए मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप लाल किले का भाषण देख लीजिए, जब उन्होंने लोगों को नसीहत दी कि अपने बेटों को समझाओ, बेटियों को ना रोको। मेरे ख्याल आप उनको अगर मिसोजिनिस्टिक का लेबल दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल एक ज्यादती होगी।